आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। इंटरनेशनल ट्रेड के केस में जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हैं, क्योंकि वो दो डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो वहाँ पे बैंक जो है वो फैसिलिटेट करता है इस ट्रांजैक्शन को एलसी के थ्रू, लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू, जो बेसिकली एक गारंटी के तौर पे एक्ट करता है एक्सपोर्टर के लिए कि अगर वो चीज़ें डिलीवर करेगा तो उसको पेमेंट रिसीव होगी, और जो इंपोर्टर है उसके लिए ये गारंटी है कि जब चीज़ें रिसीव होंगी तब पेमेंट रिलीज होगी। तो ये एक किस्म की फैसिलिटेशन है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो एक ऐसा रिटन इंस्ट्रूमेंट है जो कि बायर का बैंक इशू करता है और सेलर को ये अथॉरिटी देता है कि वो उसके ऊपर जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकता है, ले सकता है, रिसीव कर सकता है जब वो चीज़ों को डिलीवर कर देगा, और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है वो बैंक ही हैंड ओवर कर देगा। नेक्स्ट है पार्टीज टू द लेटर ऑफ क्रेडिट। बेसिकली जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसके अंदर 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट इज बेसिकली इंपोर्टर जो कि अप्लाई करता है बैंक में लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करवाने के लिए या ओपन करवाने के लिए। सेकेंड वन इज इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक इंपोर्टर का बैंक होता है जिससे इंपोर्टर रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको एक लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो ओपन करके दे। तो इशूइंग बैंक हम कह सकते हैं सिंपल अल्फाज में एक्सपोर्टर्स बैंक। थर्ड वन इज बेनिफिशरी। बेनिफिशरी बेसिकली एक्सपोर्टर होता है जिसके बेनिफिट के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करवाता है इंपोर्टर। नेक्स्ट वन इज एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक हम सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि एक्सपोर्टर का बैंक होता है। एक्सपोर्टर के कंट्री के अंदर वो बैंक जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट को कंफर्म करता है कि ये ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, ठीक है, और इसके ऊपर जो पेमेंट है वो रिसीव होगी एक्सपोर्टर को, ये श्योरिटी दे रहा होता है एक्सपोर्टर को। तो एडवाइजिंग बैंक। आपकी बुक के अंदर इन्होंने 2 और पार्टीज मेंशन की हुई हैं, जिनमें से एक है पेइंग बैंक। पेइंग बैंक जैसे इसका नाम ही शो कर रहा है वो बैंक है जो कि पेमेंट रिलीज करता है। ये इशूइंग बैंक की अपनी ही कोई ब्रांच भी हो सकती है दूसरे फॉरेन कंट्री के अंदर, या फिर कोई भी और बैंक जो कि एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है और पेमेंट जो है वो रिलीज कर रहा होता है। तो जो पेमेंट देता है वो बैंक पेइंग बैंक होता है, और नॉर्मली एडवाइजिंग बैंक और पेइंग बैंक एक ही होते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर इन्होंने डिफरेंट मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज कंफर्मिंग बैंक। कंफर्मेशन की ज़रूरत उस वक्त आती है जब एक्सपोर्टर के बैंक की गुडविल अच्छी नहीं होती, उसकी क्रेडिट वर्थीनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, लोग उसको इतना जानते नहीं होते, तो वहाँ पे फिर एक्सपोर्टर की कंट्री का कोई ना कोई बैंक उस लेटर ऑफ क्रेडिट को कंफर्म करता है, जो बेसिकली डबल श्योरिटी होती है एक्सपोर्टर के लिए कि पेमेंट जो है वो एक्सपोर्टर को रिसीव हो जाएगी। तो वो बैंक जो इसे कंफर्म करता है उसे कहा जाता है कंफर्मिंग बैंक। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। 2 मेन फॉर्म्स होती हैं लेटर ऑफ क्रेडिट की, रिवोकेबल और इरिवोकेबल। और ये जो रिवोकेबल या इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है वो कंफर्म भी हो सकता है और अनकन्फर्म भी हो सकता है। तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जिससे इशूइंग बैंक किसी भी वक्त कैंसिल कर सकता है और विदाउट नोटिस। ज़रूरी नहीं है कि एक्सपोर्टर को बताया जाएगा और फिर उसे कैंसिल किया जाएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एक ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट जिसे इशूइंग बैंक किसी भी टाइम कैंसिल कर सकता है विदाउट नोटिफिकेशन, उससे हम कहते हैं ये क्या है, रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। ये इतना रिलायबल नहीं होता क्योंकि एक्सपोर्टर के लिए रिस्की है कि किसी वक्त भी कैंसिल हो जाएगा तो पेमेंट रिसीव नहीं होगी। सेकेंड वन इज इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट
जैसा कि इसका नाम ही शो कर रहा है कि एक ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट जिसे कैंसिल नहीं किया जा सकता, जिसके अंदर कोई चेंजेस नहीं की जा सकती विदाउट दी नोटिफिकेशन टू एक्सपोर्टर। जब तक आप बेनिफिशियरी को या एक्सपोर्टर को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, आप उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते और ना ही उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा सिक्योर होता है एक्सपोर्टर के लिए। ये लेटर ऑफ क्रेडिट कंफर्म भी हो सकता है। कंफर्म इसे कौन करता है? एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक यानी कि एक्सपोर्टर का बैंक इसको कंफर्म करता है। तो अगर वो इसको कंफर्म कर देता है तो ये डबल गारंटी है एक्सपोर्टर के लिए, एक इंपोर्टर के बैंक की तरफ से कि पेमेंट जो है वो रिसीव होगी, और सेकंड वन इज एक्सपोर्टर के बैंक की तरफ से कि पेमेंट जो है वो रिसीव होगी। तो ज़्यादा सिक्योर हो जाता है एक्सपोर्टर। और ये अनकन्फर्म भी हो सकता है, यानी जो एडवाइजिंग बैंक है वो इसको कंफर्म नहीं करता बल्कि डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देता है एक्सपोर्टर को। सिर्फ ये चीज़ चेक कर देता है कि ये जो एलसी है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो एक ऐसा एलसी जिसे कंफर्म नहीं किया गया वो अनकन्फर्म एलसी कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है जी टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट्स आर बेसिकली द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। और वो कौन कौन सी टाइप्स हैं हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जिनमें से सबसे पहले आ जाता है जी क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, क्लीन एलसी या क्लीन क्रेडिट। क्लीन का मतलब ये है कि एक ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट जिसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं है, या जो बैंक है उसने ये कोई कंडीशन नहीं रखी हुई कि पहले आप जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स हैं वो जमा कराएंगे फिर पेमेंट रिलीज होगी एक्सपोर्टर को। तो एक ऐसा एलसी जिसके साथ ये कंडीशन नहीं होती कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पहले सबमिट कराने हैं फिर पेमेंट रिलीज होगी, वो कहलाता है क्लीन क्रेडिट। इसी का जो ऑपोजिट है वो है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। जैसे इसका नाम ही शो कर रहा है कि इसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करने ज़रूरी हैं। जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसी, इनवॉइस, कॉन्सुलर इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये अटैच करने पड़ेंगे, सबमिट कराने पड़ेंगे बैंक को, फिर एक्सपोर्टर को जो पेमेंट है वो रिलीज होगी। नेक्स्ट वन इज रेड क्लॉज क्रेडिट। रेड क्लॉज क्रेडिट या एलसी एक ऐसा एलसी होता है जिसे रेड इंक से लिखा जाता है। एक चीज, दूसरा इसमें फैसिलिटी होती है लोन की एक्सपोर्टर के लिए, एडवांस पेमेंट मिल जाती है एक्सपोर्टर को फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर पैकिंग ऑफ गुड्स। तो ये रेड क्लॉज जो है वो एलसी कहलाता है। नेक्स्ट वन इज ग्रीन क्लॉज। ग्रीन क्लॉज में भी एडवांस पेमेंट रिसीव हो जाती है या लोन मिल जाता है एक्सपोर्टर को एलसी के ऊपर, और वो लोन ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पैकिंग के लिए, बल्कि उसके साथ साथ चीज़ों की स्टोरेज के लिए भी मिल जाता है। तो ये ग्रीन क्लॉज जो है क्रेडिट या लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड क्रेडिट। फिक्स्ड एलसी एक ऐसा एलसी होता है जिसमें अमाउंट फिक्स्ड होती है और टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है, और ये सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए होता है, किसी एक ही ट्रांजैक्शन के लिए है, और एक स्पेसिफाइड अमाउंट का है और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए है। तो ऐसा एलसी जो है वो क्या कहलाता है? फिक्स्ड क्रेडिट या फिक्स्ड एलसी। इसी के ऑपोजिट है रिवॉल्विंग क्रेडिट। ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए, एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन के लिए खुद ब खुद रिन्यू हो जाता है। ठीक है, और रिवॉल्विंग क्रेडिट उस वक्त बनाया जाता है जब एक इंपोर्टर जो है वो एक से ज्यादा दफा इंपोर्ट करता है किसी एक ही एक्सपोर्टर से। तो क्योंकि उन्होंने बार बार ट्रांजैक्शन करनी होती है तो वो एक रिवॉल्विंग एलसी बनवा लेते हैं, जिसमें बार बार एलसी बनवाने की जरूरत नहीं है, आपने एक ही दफा एलसी बना लिया और अब जितनी भी आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए वो एलसी खुद ब खुद रीन्यू हो जाता है। तो एक ऐसा एलसी जो रीन्यू हो जाता है और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, उसको हम कहते हैं ये कौन सा एलसी है? रिवॉल्विंग क्रेडिट। नेक्स्ट आ जाता है जी विद रिकोर्स एंड विदाउट रिकोर्स। विद रिकोर्स जैसा कि इसका नाम शो कर रहा है कि अगर जो इंपोर्टर है वो डिफॉल्ट कर जाता है
तो जो ड्रॉर होगा उसको अमाउंट रीइम्बर्स करनी पड़ेगी। जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ करता है, कौन ड्रॉ करता है इसके ऊपर? एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्टर अगर एलसी के ऊपर बिल ड्रॉ करके अमाउंट रिसीव करता है तो उसको वो अमाउंट रीइम्बर्स करनी पड़ेगी इन केस कि अगर जो इम्पोर्टर है वो डिफॉल्ट कर जाए। तो एक ऐसा एलसी जो है वो क्या कहलाता है? विद रिकोर्स क्रेडिट। विदाउट रिकोर्स क्रेडिट ऑपोजिट है विद रिकोर्स क्रेडिट के, कि एक ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट जिसमें एक्सपोर्टर को रीइम्बर्स करने के लिए नहीं कहा जाता इन केस अगर जो इम्पोर्टर है वो डिफॉल्ट कर जाए। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफरेबल क्रेडिट या ट्रांसफरेबल एलसी। एक ऐसा एलसी होता है जिसे ट्रांसफर किया जा सकता है आगे फर्दर। ये नॉर्मली उस केस में होता है जब एजेंट के थ्रू जो डीलिंग है वो हो रही होती है तो प्रिंसिपल कोई और होता है। उस केस में जो एलसी है उसकी अमाउंट रिसीव करने का राइट एजेंट ट्रांसफर कर देता है ओरिजिनल सप्लायर को। तो एक ऐसा एलसी जिसकी अमाउंट ट्रांसफर हो जाती है नेक्स्ट किसी थर्ड पार्टी को, तो उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसफरेबल क्रेडिट। नेक्स्ट वन इज स्टैंड बाय क्रेडिट। स्टैंड बाय क्रेडिट एक ऐसा एलसी है जिसमें पेमेंट के लिए एक अल्टरनेटिव रख लिया जाता है कि इन केस अगर पेमेंट बैंक की तरफ से रिलीज नहीं होती, कलेक्ट नहीं कर पाता एक्सपोर्टर, तो क्या सेकेंडरी मैकेनिज्म होगा पेमेंट का, तो वो उसके अंदर मेंशन होता है। तो एक ऐसा एलसी जो है वो क्या कहलाता है? स्टैंड बाय क्रेडिट। एंड द लास्ट वन इज बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट। बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एक के पीछे दूसरा लेटर ऑफ क्रेडिट। ये भी उसी केस में होता है जब ट्रांजैक्शन एजेंट के थ्रू हो रही होती है, ओरिजिनल सप्लायर कोई और होता है। तो पहले जो इम्पोर्टर है वो एलसी बनवाता है या ओपन करवाता है एजेंट के नाम पे, और देन एजेंट जो है वो बैंक से रिक्वेस्ट करके उस एलसी को आगे ओपन करवाता है किसके नाम पे? सप्लायर के नाम पे। तो इस तरह एक के पीछे दूसरा, तो बैक टू बैक जो है लेटर ऑफ क्रेडिट इसको कहा जाता है।